आओ अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 1813 का चार्टर। ठीक है, 1813। तो अभी अब इससे पहले अपन ने देखा 1793 वाला, फिर 20 साल, तो 20 साल पहला 20 साल ये यहाँ पूरे हुए। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई, एकाधिकार खत्म कर दिया गया। तो सर एकाधिकार का मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति को पावर है। तो पहले पावर क्या थी कि भारत के साथ जो व्यापार करने की जो शक्ति थी, जो प्रिविलेज मिला हुआ था टू ट्रेड विथ इंडिया, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये प्रशासन पे एकाधिकार को खत्म नहीं किया, प्रशासन पे तो यूनिक चल रहा था इसका, ट्रेड पे है, सिर्फ व्यापार पे। समझ रहे थे अपन, सीओडी देखा था ना, व्यापार। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या था, जैसे मान लो ये ब्रिटेन है ब्रिटेन। आज जैसे आज देख के चलो आप, आज जैसे इंडिया के अंदर जैसे अपन को टेलीफोन टेक्नोलॉजी चाहिए, मतलब मोबाइल कनेक्शन चाहिए, तो रिलायंस भी है, एयरटेल भी है, BSNL भी है, अलग अलग है, सबका मार्केट शेयर अलग अलग है। अब वो बात दूसरी है, उसमें क्वांटिटी में देखें तो सिरमौर जियो है, क्वालिटी में देखें तो सिरमौर एयरटेल है, विलेज रीच में देखें तो सिरमौर BSNL है, ऐसे अलग अलग सबका अपना अपना है। ऐसे ब्रिटेन में था कि अलग अलग ट्रेडिंग कंपनियां हुआ करती थी, व्यापार कर रहे थे, कोई छोटा कोई बड़ा। तो इन सब में जो सबसे बड़ी थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मतलब थी तो कंपनियां और भी, लेकिन वो छोटी मोटी थी। आज जैसे मान लो डीमार्ट है, सबसे बड़ा है, रिटेल स्टोर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि और छोटे मोटे नहीं है, बिग बाजार भी है, रिलायंस स्टोर भी और किराने की दुकान भी है अपने गली के अंदर, सब है। तो जिसकी जितनी हैसियत है उतना वो काम कर रहे हैं। ऐसे उस समय था ब्रिटेन में, और छोटे मोटे और भी थे, व्यापारी थे, लेकिन उतनी औकात नहीं थी जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक इंस्टीट्यूशन था, कॉरपोरेट बॉडी थी, और छुटभैया थे ऐसे। ठीक है, तो ये छुटभैया भी व्यापार में हिस्सा बनना चाहते थे। तो सर क्यों बनना चाहते थे, तो उसके अनेक कारण थे, जिनमें मेन ये थे कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट था वो दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा था। इसके जो शेयर होल्डर्स थे उनको एवरेज डिविडेंड मिला करता था 10.5% का लाभांश रिटर्न पे। ठीक है, फिर इसके जो कर्मचारी भारत आते थे या व्यापारी भारत आते थे, तो बहुत ज़्यादा दौलत, 2 नंबर की दौलत बहुत ज़्यादा अपने साथ में लेके आते थे। एक तो ये हो गया कारण। दूसरा कारण क्या था, जो एक अपन आइडियोलॉजी की बात करें तो 1776, अपन तो पढ़ रहे 1783, 1813, 1776 के, इसके भी करीबन 30-35 साल के बाद की बात है। तो 1776 में 1776 के अंदर किताब आई थी, जिस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये किताब लिखी थी एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ वो है जिसको अपन बोलते हैं फादर ऑफ कैपिटलिज्म, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, लेकिन ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का था, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, जो व्यापार की बात करता हूँ। एडम स्मिथ की किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इसे बाइबल ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस को। ठीक है, कार्ल मार्क्स तो बाद में आएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म तो 1818 के अंदर होएगा। वो कार्ल मार्क्स तो एंटी था इसके, कार्ल मार्क्स का तो लेना देना सोशलिज्म से था, वो तो विरोध करता था पूंजीवादी वर्ग का, सरवारा की सत्ता होगी। ठीक है, खूनी संघर्ष होगा पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के अंदर, फिर सत्ता आएगी सरवारा की, सरवारा में सब कुछ हार चुका। तो एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट दिया था वेल्थ ऑफ नेशन का, और इसी समय कॉन्सेप्ट और चल रहा था, इससे पहले का ही था, वो तो 1750s में पॉपुलर हो चुका था, उसको अपन बोलते लेजिस्फेयर। ये 1750s का है, फ्रांस के अंदर इस आइडियोलॉजी का जन्म हुआ था। तो लेजिस्फेयर का सिद्धांत ये लिखा हुआ है, जब मैं आपको नोट दूंगा उसमें आप तो समझ लो सारा, कि लेजिस्फेयर का सिद्धांत ये बोलता था कि हर कोई फ्री है। आज मेरी इच्छा है कि मैं व्यापार करूं तो आप फ्री हो व्यापार करें, और दूसरा, सरकार किसी भी तरह का कोई बंधन आप पे नहीं लगाएगी। समझ गए, ये था लेजिस्फेयर कि व्यापार करने के लिए हर कोई फ्री है ट्रेड करने के लिए। तो ये 2 सिद्धांत आ चुके थे, एक तो वेल्थ ऑफ नेशन, और उससे पहले अपने लिख लो 1750s के अंदर क्या, LF लेजिस्फेयर का सिद्धांत। लेजिस्फेयर का मतलब एवरीवन इज फ्री टू डू ट्रेड एज पर हिज विल। तो भैया ये छोटे छोटे थे यार, अपने तो बिल के अनुसार काम ही नहीं कर पा रहे थे। समझ रहे हो, एडम स्मिथ ये बोलता था देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के अंदर, देश को पूंजीपति देश बनाने के अंदर जितना योगदान बड़े हाथियों का है, उससे कहीं ज़्यादा योगदान इन छोटे प्यादों का है। तो इन छोटों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप, इनको भी दो। तो अब ये जब धीरे धीरे जब ये सिद्धांत आई है, तो ब्रिटेन की संसद में आवाज़ उठने लगी
अरे एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन बोला, तुम उसको नजरअंदाज कर रहे हो। अरे ये लेजिस्फेयर का सिद्धांत आ चुका 50 साल पहले, क्रांति बचा रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था के इंटेलेक्चुअल जगत के अंदर, और तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तब ब्रिटेन की संसद ने देखा हाँ यार परमिशन देना जरूरी है, तब जाके एक अधिकार खत्म हुआ ये, है ना। तो अपन को बैकग्राउंड समझना है किस बैकग्राउंड में ये हुआ, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन किससे खत्म किया, 13 से। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये रहेगा क्यों खत्म किया, क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स जो थे, जिनमें लेजिस्फेयर के समर्थक थे, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस के समर्थक थे, इनके दबाव में ये चेंज करना। ये लिखा हुआ मैं आपको सीट दूंगा, लक्ष्मीकांत वाले में नहीं है, जो हिस्ट्री की सीट दूंगा उसमें है। समझ गए। तो मोनोपोली तोड़ी, क्यों तोड़ी। फिर दूसरा है, फिर भी ये तो खत्म कर दी, लेकिन ये मोनोपोली बनी रही यहाँ पे, सिर्फ 2 को छोड़ दिया अपन ने। अब ये 2 क्या थे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले आप एक चीज़ समझो कि जैसे आपने चाय की दुकान देखी होगी, कोई भी, जैसे अपन जाते हैं गली में मिल जाती, पड़ोस में ही है अपने, तो चाय पीते हैं लोग। और कई लोगों की जैसे ये आदत होती है कि चाय के साथ साथ क्या पीते हैं, सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते, ज़्यादातर पहले पीते हैं और फिर वो चाय पीते हैं, कई साथ साथ पीते हैं, है ना। और सिगरेट का मतलब क्या होता है, आपने तंबाकू नशा, एक तरह से अफीम, तंबाकू अफीम सब वही है, नारकोटिक्स। तो ये अफीम और चाय का ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। ध्यान ही आपको देखा ही होगा, नहीं देखा आज तक तो आप गौर करना जब कभी जाओ तो, है ना। कई बार जैसे चाय पीने जाते हैं तो बैठते तो इसीलिए हैं कि यार चलो चाय पीएंगे, अच्छी मिलती है तुम्हारी कुल्हड़ की तंदूरी चाय, लेकिन जैसे ही बैठते हैं तो वैसे ही वो साइलेंसर की दुआ आने लगती है। मतलब कोई पास में सिगरेट पी रहा होता है तो अपन को उठ के वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि चक्कर आ जाते हैं फ्री में। तो पी तो खुद ही रहा है, लेकिन आसपास वालों को फ्री में पिला देता है। तो ये है अफीम और मतलब तंबाकू मतलब अफीम और चाय का एक कॉम्बिनेशन। तो ये जो मोनोपोली जो बनी हुई थी ना, इन 2 चीज़ों पे बनी कंटिन्यू रखा गया। क्या, एक तो चाय के साथ, चाय में व्यापार किसके साथ, भारत के साथ, है ना। इसको हमेशा ऐसे ही बोलेंगे, भारत के साथ चाय में व्यापार, ट्रेड विद इंडिया इन टी। और दूसरा, ट्रेड विद चाइना इन ओपियम, या चीन के साथ अफीम का व्यापार। कभी भी आप इसको मत बोलो। देखो ये कैसे, जैसे आप किताबें पढ़ोगे तो उसमें देखो क्या गलती हो रखी है। देखो यूँ, देखो इधर देखो मेरी तरफ, यूँ लिखा हुआ चाय, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूँ चीन लिखा हुआ है वैसे तो, है ना। चाय और चीन के साथ, चाय व चीन के व्यापार के ऊपर एकाधिकार बनाए रखा। तो स्टूडेंट क्या पढ़ता है, चाय पढ़ ली और चाय में यार चीनी पड़ेगी अपने तो उसको चीन को चीनी कर देता है वो, जबकि उस समय शुगर का कोई तो लेना देना। शुगर इंडस्ट्री तो बाद में आएगी, अभी 1830s के लगभग। तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए अपन ने इसको अलग वर्ड क्या जोड़ दिया, भारत के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ अफीम का व्यापार। ये 2 देश हैं, 2 आइटम है, चीन भारत, मतलब भारत चीन, टी और ऐसे, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों, भैया आप कॉमन सेंस लगाओ वापस। अभी कॉमन सेंस लगाया कि क्यों खत्म कर दिया, इसलिए खत्म कर दिया। ये 2 क्यों बनाए रखे, क्योंकि उस समय जो भारत की चाय थी ये सोने से भी ज़्यादा महंगी बिकती थी, इसलिए। मतलब 2 प्रोडक्ट थे भारत के जो उस समय भी सिरमौर थे, आज भी सिरमौर है। एक तो ये टी है और एक भारतीय कॉटन। चलो भारतीय मसालों का तो फिर भी, जैसे इंडोनेशिया और वियतनाम ने स्थान लिया, श्रीलंका ने लिया, है ना, लेकिन आज भी इन दोनों का कोई सानी नहीं है। दार्जिलिंग टी आज भी वर्ल्ड फेमस है, जीआई बना हुआ है, और इंडियन कॉटन कोई तोड़ नहीं है इसका, समझ गए। यूँ तो इंडियन टी, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट होती थी, गोल्ड से भी ज़्यादा महंगी बिकती थी। और अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में बताया, लॉर्ड नॉट टी पॉलिसी, भारत से आई महंगी चाय के करीबन 365 डब्बे वाशिंगटन ने उठा के समुद्र फेंक दिए थे, और उससे जो क्रांति चालू हो गई थी, अंग्रेजों को सहन ही नहीं हुआ कि यार इतनी मुश्किल से हम चाय लाए, उसको तुमने फेंक दी, ऐसा, ठीक है। तो ये, और जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे अपने मेहमान आता है कभी, तो अपन सब पहले पानी पिलाते हैं, उसके बाद क्या पिलाते हैं, ये चाय। तो चाय का ट्रेडिशन वहीं से आया हुआ है, ब्रिटिशर्स से। आप जैसे कभी जाके दार्जिलिंग जाओ घूमने, ठीक है, कभी आप ऊटी जाओ घूमने, तो आपको वहाँ पे चाय के बागान मिलेंगे, एस्टेट्स मिलेंगे। वो नो डाउट आज इंडियंस के हैं, पहले इंडियन से पहले वो एंग्लो इंडियंस की हुआ करते थे, और उससे पहले ब्रिटिशर्स एस्टेट थी, ठीक है। तो उसमें वो जो पौधे लगे हुए ना चाय के, वो अंग्रेज़ों के लगाए हुए। ये देख लो, मतलब इस समय अपन जैसे देख रहे हैं, तो आज उस पौधे की उम्र है 300 साढ़े 300 साल से, वही पौधा
लेकिन उसमें क्या होता है, वो ग्रीन लीव्स ऊपर आती है और उसकी कटिंग करके बस वो उसमें निकाल देते हैं, पौधे उन्हीं के लगाए हुए हैं। और जहाँ जाओ जैसे दार्जिलिंग में आपने देखा हो टॉय ट्रेन है अपने, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो गाना देखा है वो, उसमें जो टॉय ट्रेन चलती है, हिल ट्रेन जिसको बोलते हैं अपने, तो वो ये ब्रिटिशर्स की बनाई है इस चाय को हिल से नीचे लेके आने के लिए। ऊटी के अंदर अपन देखते हैं वही टॉय ट्रेन ऊटी टू कुन्नूर चलती है, तो वो इसीलिए कि चाय के बागानों से चाय नीचे आए, फिर उसको ट्रक्स में आगे लेके जाए। तो ऐसा नहीं था वो टूरिस्ट के लिए चलाई गई थी, नो, ये तो कैपिटलिस्ट थे, एडम स्मिथ यूँ, ठीक है। तो ये चाय पिलाने का रिवाज आया कैसे, जैसे मान लो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हो, आप इंग्लैंड के अंदर रहते हो, आपकी पोस्टिंग होगी इंडिया के अंदर, तो मेरे पेरेंट्स को तो पता है कि मैं इंडिया में हूँ, लेकिन अपने घर से ज़्यादा खबर होती है आस पड़ोसी को कि आपका बच्चे, जैसे आप अभी पढ़ने आते हो ना, तो आपके घर में शायद पता हो नहीं, लेकिन पड़ोसी को जरूर पता होता है, यार वो 7 बजे निकल के जाते थे, कहीं जाते थे, क्या हुआ उनका, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, पड़ोसी ज़्यादा खबर रखते हैं। आजकल दिख नहीं रहा है कहाँ है, अरे लाइब्रेरी जाता है कि नहीं। ऐसे ही ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति इंडिया जाता है तो पड़ोसी को खबर होती थी कि अच्छा, फिर जैसे पापा तो ऑफिस चले गए, दोनों आंटियाँ बात कर रही हैं लंच में बैठे बैठे, अच्छा तुम्हारा लड़का इंडिया है ना, हाँ है ना, तो यार ऐसा करो ना कि जैसे कुछ तो लाता ही होगा वो, हाँ आता है, तो यार तुम्हारे घर हम आते हैं वो इंडिया की चाय पिला दिया करो ना हमें, तुम्हारे घर तो लाता ही होगा वो। फिर जैसे यहाँ सिविल सर्विस यहाँ आए तो उनको ये टेस्ट लगने लगा कितना टी, फिर वो किसी भी इंडियन के जाते तो बोला पानी वानी तो रहने दो, तुम तो हमें चाय पिलाओ, मतलब ऐसे बनेगी ये। अरे टी प्लांटेशन थी देन ब्रिटिशर्स की, लेकिन फिर धीरे धीरे इंडिया में पॉपुलर होती, तो आज भी वो ट्रेडिशन चल रहा है ऐसे, मतलब एक हॉस्पिटलिटी का और एक वैभव का प्रतीक है चाय पिलाना। फिर जैसे आप दक्षिण भारत के कुन्नूर के आसपास तो वहाँ कॉफ़ी का है, वो ऐसे कॉफ़ी भी ब्रिटिश की देन है, ठीक है। और ये ओपियम क्या था, ये देखो ओपियम इंडिया में इतनी नहीं होती, नो डाउट होती है, जैसे अपने रतलाम में होती है, चित्तौड़ इस साइड में होती है, लेकिन आज भी जो वर्ल्ड फेमस ओपियम है अफीम, वो कहाँ होती है, कहाँ होती है, वो अफगानिस्तान में होती है। ओसामा बिन लादेन का आपने नाम सुना ही होगा, तालिबान का नाम सुना ही होगा। इसकी रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा सोर्स पहले भी था और आज भी है, ये अफगानी ये अफीम ही है, ठीक है। तो यहाँ से अफीम खरीदते थे और उस अफीम को कहाँ बेचते थे, इसको चाइना बेचते थे। चाइना में ओपियम नहीं उगती थी, अफगानिस्तान से खरीद के ये बेची जाती थी। अंग्रेजों ने 3 अफगान युद्ध लड़े, ये जो अपन देखते हैं ना इंडिया गेट, तो इंडिया गेट पे जैसे आप, जैसे ये इंडिया गेट है, ये इंडिया गेट, तो इसके ऊपर क्या शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इनग्रेव्ड है। तो उसमें आप जैसे उसको आप पढ़ना जूम करके गूगल में फोटो देखना, तो उसमें लिखा हुआ इंडियन सोल्जर्स हु लेड देयर लाइफ इन फार ईस्ट एंड मेसोपोटामिया ड्यूरिंग द मेसोपोटामियन वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड अफगान वार्स। तो ये अफगान वार्स में जिन्होंने, फिर बाद में तो जैसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 71 में आए, उनके यहाँ साइड में इनग्रेव है ऊपर, लेकिन उन्हीं इन 3 युद्धों का उल्लेख है, तो उसमें अफगान वार है। तो ये अफगान वार ये वो थे, तो अफगान वार क्यों लड़े अंग्रेजों ने, तो नो डाउट एक तो हिंदू कुछ साइंटिफिक बाउंड्री है अपनी, उसके बाद मैदान चालू हो जाते हैं, और दूसरा जो कारण था वो था ये अफीम। तो अफीम यहाँ से खरीदते थे और अफीम को बेचते थे अपन चाइना, किस लिए, अफीम का देखो क्या काम होता है, नो डाउट आज मेडिसिन में काम आती है, लेकिन ये इसलिए होता है मेन तो इसलिए कि वहाँ के नागरिकों को ये अफीम सूंघाओ और उनको मदोस रहने दो और अपना शोषण करते रहो। तो जैसे अपन इंडिया के अंदर पढ़ते हैं ना प्लासी और बक्सर, अपने जो योगदान प्लासी और बक्सर का है, बक्सर को अपन बोलते हैं ना कि प्लासी हुई 1757 में और उसके 100 साल बाद 1857 हुआ, तो ये प्रथम बीज था क्रांति का। तो चाइना के अंदर जो सबसे पहले बीज पड़े उसको अपन बोलते हैं, वहाँ पे ओपियम वार्स हुए हैं, ओपियम वार्स 2 हुए, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये ओपियम वार हुए थे इस ओपियम नीति के खिलाफ में कि यार तुम वहाँ से अफगानिस्तान उस समय इंडिया का हिस्सा था, ये तो बाद में अलग हुआ, 47 में पाकिस्तान अलग हुआ, ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। तो तुम यार इंडिया से लाते हो अफीम और चाइना में खिलाते हो और सारे चाइनीज़ को तुम बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद तो हो ही रहे थे ना। तो कैंटन बंदरगाह था वहाँ हांगकॉन्ग के पास में, और वहाँ ही खिलाते थे। तो वहाँ के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने विरोध किया इस ओपियम नीति का कि नहीं लाओगे, और ये ओपियम वार हुए। तो ये वो प्लासी और बक्सर ही हैं चाइना के। तो आप जैसे अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं चाइनीज हिस्ट्री, तो इसमें आते हैं, समझ गए। तो इसमें लिख लो ओपियम वार चाइना, बाद में हुए। ये देखो ये 39 का है, 1839 और 1856, फर्स्ट 39 का, सेकंड 56 का है। ओपियम वार है ना 2, 1839 और 1856, समझ गए।
तो मतलब ये तो अभी तो चली जा रही है, अब तो देखो ये मोनोपोली बरकरार रह गई, अभी तो ये पिलाएंगे और अफीम खिलाएंगे वहाँ, फिर देखो 36 के अंदर वहाँ 39 में पहला, 56 में दूसरा, ठीक है ना। ये तो क्यों रखी, ये तो अपन ने समझ लिया भाई, क्यों खत्म हुई वो अपन ने समझा, खत्म क्यों हुई और क्यों बरकरार रही, इक्वल टू मतलब बरकरार रही, ये सही। तो भारत के साथ चाय का, और चीन के साथ वो चीनी नहीं है, वो चाय है, वो सॉरी वो चीनी मतलब चाय और चीनी नहीं है, वो चाय और अफीम है, समझ गए। और देशों की बात करें तो वो भारत और चीन है, आइटम्स की बात करें तो वो चाय और अफीम है, वही चाय और सिगरेट जो मैंने याद करें, चाय अफीम चाय सिगरेट। फिर तीसरा क्या था, क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है ना। ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन चुका था इंडिया धीरे धीरे, तो ईसाई धर्म को यहाँ फैलाया जाए, तो जेसुइट मिशन यहाँ पे आए, तो क्रिश्चियन मिशनरी को परमिशन दी गई कि आप भारत में जाओ और ईसाई धर्म को पॉपुलर बनाओ और क्रिश्चियन पॉपुलेशन को आप वहाँ इंक्रीज करो। ये क्वेश्चन आता ही ईसाई मिशनरी। तो आप जैसे देखते हो अपने यहाँ हर शहर में आपको इमानुअल स्कूल्स मिलेंगी, इमानुअल कॉन्वेंट स्कूल या इमानुअल स्कूल्स, ये क्रिश्चियन मिशनरीज की चलाई हुई, ठीक है। फिर वेस्टर्न एजुकेशन में इसमें आगे लिख लो 1 लाख पर ईयर, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था नेट के अंदर, 1 लाख रुपए दिए गए, 1 लाख मंथली दिए गए, 1 लाख सालाना दिए गए, और 3 ऑप्शन थे उसमें, कुल ही 1 लाख रुपए दिए गए, 1 लाख रुपए मंथली या 1 लाख रुपए सालाना। 1 लाख तो सबको याद रहता है, लेकिन ये पीछे वाला जो है ना पर एनम 1 लाख रुपए दिए गए वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो वैसे तो क्या था, देखो मैं बताऊं, इसके अंदर ये वर्ड वेस्टर्न नहीं था, उसके अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ था, भारत के अंदर साहित्य व शिक्षा व साहित्य के प्रोत्साहन के लिए, टू प्रमोट लिटरेचर एंड एजुकेशन इन इंडिया। अब बिल्कुल बहुत एम्बिगुअस वर्ड्स थे ये तो, कि लिटरेचर एंड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि लिटरेचर तो भैया इंडियन भी था और वेस्टर्न भी था, एजुकेशन इंडियन लैंग्वेजेस में भी दी जा सकती, जैसे संस्कृत फारसी, और वेस्टर्न लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में भी दी जा सकती थी, ये एजुकेशन है डी। तो अब देंगे किसमें, तुम 1 लाख रुपए तो दे रहे हो, लेकिन ये तो बताओ यार इसको खर्च किसमें करना है ना। तो उन्होंने जानबूझ के ये लिखा कि अगर लिख देते यहाँ पे इंडियन लिटरेचर तो दिक्कत हो जाती, इंग्लिश बोलते कि हम इंडियन लिटरेचर क्या करते हैं यार, तुम तो शेक्सपियर पढ़ाओ ना, बैंथम पढ़ाओ, ये क्या पढ़ा रहे हो इधर, ये एजुकेशन का। तो इसने क्या एक विवाद को जन्म दे दिया। तो देखो क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन, तो पहले यही है कि किस अधिनियम में 1 लाख रुपए सालाना की व्यवस्था की गई थी साहित्य को प्रमोट करने के लिए, तो वो कौन सा है, 1793, समझ गए। अब चूंकि विवाद आ गया, तो इसी विवाद को अपन जैसे बोलते हैं, विवाद को अपन बोलते हैं एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, और हिंदी में इसको बोलते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद। एंग्लो ओरिएंटलिस्ट, ए से है एंग्लो और ओ से है ओरिएंटलिस्ट, ORI, ओरिएंट फैन आता है पंखा, और फिर अलिस्ट और लगा दो, ALIST, ओरिएंटलिस्ट, एंग्लो ओरिएंटलिस्ट। तो देखो एंग्लो का तो जैसे अपन बोलते हैं ना, एंग्लो मैसूर वार लिख लो, एंग्लो मैसूर बोलते हैं, एंग्लो मराठा बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं, 2 थे ना लोकसभा के अंदर, फिर हटा दिया अपन ने, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटे, एंग्लो इंडियन 2, जो प्रभावी हुआ अपने 25 जनवरी 2020 से। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था गगन? 104, 105, बताओ कौन सा था, ढूंढना चलो, और 105 क्यों नहीं आंसर, वो भी ढूंढना। चलो खैर आ जाओ, अपन बात कर रहे थे एंग्लो से, तो एंग्लो का मतलब क्या है, यूरोपियन। तो सीधी सी बात होगी, ये बात करेंगे इंग्लिश की, कि इंग्लिश को माध्यम बनाया जाए, मतलब इस लिटरेचर में बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर को बनाओ, एजुकेशन में बात करेंगे किसकी, आप इंग्लिश एजुकेशन दो वहाँ पर। एंग्लो तो ये बोलेंगे। ये ओरिएंटलिस्ट क्या होते हैं, प्राच्य, ये इंडियन लैंग्वेजेस की बात करते थे, भारतीय। तो ये किस लिटरेचर की बात करेंगे, भारतीय लिटरेचर की। मनुस्मृति बताओ, गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, नहीं ज़रूरत है आपको पढ़ाने की शेक्सपियर। और एजुकेशन में मीडियम क्या होएगा, संस्कृत फारसी, समझ गए ये। और इन दोनों में विवाद हो गया ना, तो कुछ तो एंग्लो, तो जो एंग्लो पढ़ाया ना, इधर देखो जो एंग्लो पढ़ाए वो तो उन्होंने खोल दिया इमानुअल स्कूल्स, इंग्लिश
एजुकेशन देंगे ना। और वो जो है ना ओरिएंटलिस्ट, इन्होंने खोल दिया आपने क्या, जैसे वैदिक, आपने मानसरोवर देखा होगा कि वैदिक कन्या महाविद्यालय मानसरोवर के अंदर मिलेंगे अपने हर शहर के अंदर, तो ये वैदिक स्कूल्स थे। वैदिक मैथ पढ़ी होगी आपने, देखा ही होगा। तो ये सारा ये था ओरिएंटलिस्ट, प्राच्यवादी। और कुछ ऐसे लोग थे जिनको दोनों में विश्वास था कि यार देखो अपनी जड़ों को तो अपन भूलेंगे नहीं, लेकिन ये जो बाहर से जो नया मिल रहा है ना इसको अपन छोड़ेंगे नहीं। जबकि बढ़िया यही था भाई, जो आपके पास है उसको तो आप बचा के रखो, लेकिन अगला कुछ मिल रहा है उसको आप जोड़ो जरूर, अगर आगे बढ़ना है तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, अब उसमें दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उन्हीं को बोल दिया गया। जैसे एक आपने नाम सुना होगा डीएवी स्कूल्स होते हैं, हर बड़े शहर के अंदर होते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद, ये दी से तो क्या है दयानंद सरस्वती, वही आर्य समाज। ए से क्या है यही एंग्लो, ये चल रहा था एंग्लो, ठीक है एंग्लो। और वी से क्या है ये वैदिक, वही ओरिएंटलिस्ट जो होता है ना इसका वैदिक देवी। तो हम वैदिक भी पढ़ाएंगे, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भी पढ़ाएंगे, रामायण महाभारत, और एंग्लो इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, दोनों पढ़ाएंगे तुमको हम, ठीक है ना। तो ये डीएवी स्कूल्स आ गए, इनको दोनों में विश्वास था। तो देखो अब इसमें अपन ने क्या पढ़ा, चीज़ तो चालू हुई थी यहाँ से वेस्टर्न एजुकेशन से, मैंने बताया था सिर्फ उसमें एजुकेशन लिखा हुआ था, 1 लाख रुपए सालाना, मीडियम नहीं बताया ना लिटरेचर बताया। फिर ये विवाद को उत्पन्न हो गया, उस विवाद को अपन बोलते हैं एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, एओ, एंग्लो मतलब इंग्लिश, ओरिएंटलिस्ट मतलब इंडियन, ठीक है। इन दोनों का बाद में अपन मिश्रण देखते हैं। ये भारत अभी तो भाई अभी कहाँ आया, अभी तो अपन जैसे देखेंगे 1885 के लगभग स्थापना होगी, तो तब आएगा, उसके बाद आएगा ये तो 1913 के लगभग। तो धीरे धीरे इन्होंने देखा कि अपन आगे बढ़ा, दयानंद सरस्वती, ये तो बाद में आएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे आया। क्योंकि दयानंद सरस्वती का ही था कि जैसे अपन वेस्टर्न एजुकेशन को जिसने प्रमोट किया, गो बैक टू वेदास भी इसी का ही नारा था, ऐसे विदु की ओर लौटो, समझ गए। तो ऐसे था ये अपना वेस्टर्न एजुकेशन वाली पूरी कहानी। तो जैसे क्वेश्चन जो यहाँ पे अभी अपने संबंधित है कि कब दिए 1 लाख रुपए, तो दिए अपने को 1793 के चार्टर में, नहीं कौन से चार्टर में, 1813। अब देखो याद कैसे रहेगा ये कि 1 लाख रुपए अपने दिए, यहाँ पे 1 लाख लिखा ना, तो देखो 1 लाख दे रहे हैं तो एक आ रहा है ना इसके अंदर। अब आप बोलो सर एक तो सब में आ रहा है, अरे पागल ये एक तो हमेशा चलेगा, ये तो जब तक हिस्ट्री चलेगी, मतलब मॉडर्न खासतौर पर ये एक तो सब में आएगा, तो पहले वाले एक से मतलब नहीं है। यहाँ पे एक किस में आ रहा है मुझे तो बता दो। जैसे इसमें ऑप्शन यही आते हैं, 33 आएगा, 53 आएगा, ये आते हैं कि कौन से एक्ट में दिया गया, या 1793 में 1 लाख रुपए सालाना कौन से में दिया गया, तो एक किस में आ रहा है, वह बहुत वेल नोन क्वेश्चन है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये पकड़ में कैसे आएगी चीज़, वो बता रहा हूँ आपको, जब अपन रिवीजन करने पड़ेंगे कि एक्ट्स के 3 यूनिक फीचर बताओ, तो 1813 को पढ़ते ही एक को पकड़ लेना, एक का मतलब 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए यार, 1 लाख रुपये फिर एजुकेशन, तो एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन, तो क्रिश्चियन मिशनरीज देंगे, तो क्रिश्चियन मिशनरीज चालू हो जाएगा ऐसे। और फिर क्या था, ये एक से अपन, ये तो 1 लाख रुपए, और एक से और क्या बढ़ाता है, एक किसी चीज़ एक से अपन और क्या बोलते हैं, तो एक से 1 लाख रुपए आ गए, और एक से एक वर्ड और बन रहा है ना यहाँ पे, है हाँ, क्या बन रहा है करण, एकाधिकार, वही एक का अधिकार, एकाधिकार। तो एक ने यार बेचारे ने कितने तो सही करा दिए, और क्या जान लोगे से की खत्म। तो एक से एकाधिकार समाप्त हो, एक से 1 लाख आ गए, और एक से 1 लाख से वो क्रिश्चियन मिशनरी आ गए सीन के अंदर, खत्म हो गया 1813 का चार्टर। हिंग लगीन फिटकरी वो वाली बात है, देख लो। अब ये एक देखेगा कैसे, जब ठंडे दिमाग से चेहरे पे मुस्कान लेके पढ़ोगे, तो खिंचाव लेके पढ़ोगे तो ये एक दिखेगा ही नहीं, वही चाय और अफीम याद आएगी, रे चलो रे यार तनाव आ गया, चाय पी जाता हूँ कुछ नहीं होगा इसी एक देने से। ये चाय और अफीम से ज़्यादा काम करता है, एक ऐसे नींद उड़ा देता है ना। सोते समय तो कई बार यूँ होता है कि यार नींद आए, थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ, और ऐसे ही क्लूज से पढ़ोगे तो नींद ही उड़ने लग जाएगी कि अरे यार सर रिवीजन इसलिए कर रहा था कि नींद आए, और वो तो एक याद आ गया मुझे, तो मुझे पता क्या क्या याद आ गया, तो वो नींद ही उड़ गई मेरी। तो उसके बाद फिर मैंने यार सोते समय रिवीजन करना ही छोड़ दिया ऐसे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को। ओके, फिर देखो एक लास्ट में क्या है कि ये यहाँ पे ये कर दंड क्या लिखा हुआ है कि टैक्सेशन अगर कोई लोप करेगा, मतलब इवेड करेगा, देगा नहीं, तो उसमें दंड का प्रावधान रखा गया ऐसे टैक्स इवेजन पर, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर थी।
भाई अपन ये करिए, आप वो इनकम टैक्स वो मत समझो, आप जीएसटी ईयर वो, भाई उस समय रेवेन्यू तो लेते ही थे ना, राजस्व रेवेन्यू वो भी टैक्स ही था एक। तुमको तुम्हारी उपज का 1/11 मेरे को देना है, जमींदार के पास जाएगा, तो 1/11 ये परमानेंट सेटलमेंट, ये वो टैक्स ही तो आ रहा है सारा। समझ गए? तो ये थी अपनी 13 के चार्टर की विशेषता। एक बार रीडिंग लगा लो पुस्तक में, फिर आगे बढ़ते हैं।